Hello, friends. I welcome you all on my YouTube channel. Today, we are going to discuss one of the important topics that is subject verb agreement. स्टूडेंट्स हमेशा इस टॉपिक में गलती करते हैं तो आज इसके 10 important रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम इस वीडियो में सीखेंगे सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज अ सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमेशा होती हैं एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट जो होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड डिस्क्राइब्ड और डेल्ट विथ इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट जिस पर्सन के बारे में जिस सेंटेंस में हम बात कर रहे हो या जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा हो या जिसको डिस्क्राइब किया गया हो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं यहाँ पे आप देखिए दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट जैसे पहला सेंटेंस है सुपरमैन सेव द पीपल यहाँ अब अगर देखेंगे आप बात हो रही है सुपरमैन की तो ऑब्वियसली सुपरमैन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट होगा दूसरा सेंटेंस है द वाइज एंड ब्यूटिफुल वुमन तो यहाँ पे ऑब्वियसली वुमन के बारे में बात हो रही है तो वुमन यहाँ पे सब्जेक्ट है थर्ड सेंटेंस इज द गर्ल एंड हर मदर आर प्लानिंग हॉलीडेज अब ये देखिए ये एग्जाम्पल है कंपाउंड सब्जेक्ट की सब्जेक्ट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक सेंटेंस में तो यहाँ थर्ड सेंटेंस में आप देखते हैं कि दो सब्जेक्ट्स हैं एक गर्ल है और मदर है तो ये इस एग्जाम्पल को हम कहेंगे कि यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है लेट्स सी व्हाट इज अ वर्ब क्या होता है A word used to describe an action or state and forms the main part of the predicate of a sentence. जैसा कि मैंने कहा कि एक सेंटेंस में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है तो प्रेडिकेट जो है वो हमेशा उसमें एक वर्ब होता है जैसे यहाँ पे हम देखेंगे वर्ब की एग्जांपल ही प्लेज फुटबॉल प्लेज यहाँ पे एक एक्शन दिखाता है इट्स अ वर्ब दूसरा सेंटेंस है ही इज अ गुड बॉय तो यहाँ पे जो वर्ब है वो इज है तो अब अगर पूरे सेंटेंस की यहाँ पे बात करें ही प्लेज फुटबॉल तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट होगा क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है प्लेज जो है ये वर्ब है तो इस सेंटेंस को अगर हम ब्रेक डाउन करें वी कैन से ही इज अ सब्जेक्ट एंड प्लेज फुटबॉल इज अ प्रेडिकेट So in that sense, it becomes a complete sentence. एक जनरल रूल ये याद रखना है कि जो वर्ब्स एस से एंड हो वो सिंगुलैरिटी दिखाते हैं और जो वर्ब्स एस से एंड ना हो वो प्लूरैलिटी दिखाते हैं अगर हम नाउन्स की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट है वहाँ जो नाउन एस से एंड होता है वो प्लूरैलिटी दिखाता है और जो एस से एंड नहीं होता है वो सिंगुलैरिटी दिखाता है तो वर्ब्स में थोड़ा सा डिफरेंट रूल है मगर ये रूल जो है ये एप्लीकेबल है सिर्फ थर्ड पर्सन पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है दूसरी जो हम गलती करते हैं वो है टू बी वर्ब के साथ टू बी वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आपके सामने इस वक्त हैं तो इनको देखने की ज़रूरत है जैसे बी वर्ब का एक फॉर्म है जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में एम हम यूज़ करते हैं और प्लूरल में आर यूज़ होगा सेकंड पर्सन के साथ आर होगा यूज़ सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी थर्ड पर्सन के साथ इज़ यूज़ होगा वही सिंगुलैरिटी दिखाएगा और प्लूरल के साथ आर यूज़ होगा ऐसे ही जब आप पास में देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन के साथ जो है बी वर्ब का वॉज आएगा और प्लूरल में वर और सेकंड पर्सन के साथ सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी वर और थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ आएगा वॉज और प्लूरल के साथ आएगा वर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 10 important रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर 1 says subjects and verbs must agree in
नंबर मीन्स कि सब्जेक्ट और वर्ब इनका नंबर सेम होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। लेट्स टेक अ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग growls when he is angry. Dog is a subject and it's a singular subject. तो एज पर रूल वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो growls जो है इट इज़ अ सिंगुलर वर्ब, growls मीन्स हार्श नॉइज। और आगे अगर हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब इज़, वो भी सिंगुलैरिटी दिखाता है। इन द सेकेंड सेंटेंस, द डॉग्स growl when they are angry. Here we have a plural subject, dogs, and as per the rule we must have a plural verb. तो यहाँ पे भी verb जो है वो plural है, growl, और helping verb are जो है वो भी plurality दिखाता है। तो दोनों sentences में जो rule है subject and verbs must agree in number, ये fully जो है वो apply होता है। The second rule says if two separate subjects, दो separate subjects join होते हैं and के साथ, they typically require a plural verb form. उनके साथ हमें एक plural verb लगाना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, द टीचर एक सब्जेक्ट है टीचर, एंड द क्लर्क, क्लर्क दूसरा सब्जेक्ट है, आर एब्सेंट, क्योंकि यहाँ दो सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं तो इसीलिए मेरा वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। दैट मीन्स मैंने आर यूज किया है। द टीचर एंड द क्लर्क आर एब्सेंट फ्रॉम देयर ड्यूटीज। यहाँ पे आप आर्टिकल से भी पता लगा सकते हैं कि ये दो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि द जो है आर्टिकल पहले सब्जेक्ट के साथ भी है, टीचर के साथ भी है और क्लर्क के साथ भी है। तो रूल हमारा ये कहता है अगर दो सेपरेट सब्जेक्ट्स जो है एंड के साथ ज्वाइन होते हैं तो उनके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब होगा। Now the third rule. The third rule says the verb is singular if the two subjects separated by and refer to the same person or thing as a whole. इससे पहले वाली एग्जाम्पल में मैंने ये कहा कि दो सब्जेक्ट्स, दो सेपरेट सब्जेक्ट्स अगर एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। अगर दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हुए हैं और वो दोनों सब्जेक्ट्स एक ही पर्सन के बारे में बात हो करे या एक थिंग के बारे में एज अ होल हम वो बात करें तो वहाँ पे हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। जैसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, रेड बीन्स एंड राइस इज माई मॉम्स फेवरेट डिश। तो यहाँ पे रेड बीन्स एंड राइस इनकी बात मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, हालांकि रेड बीन्स अलग चीज़ है और राइस दूसरी चीज़ है, मगर एज अ होल मेरा रूल ये कहता है कि अगर इन दोनों की बात मैं एक साथ करूं तो मेरा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। इसीलिए रेड बीन्स एंड राइस इज माई मॉम्स फेवरेट डिश। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, द अकाउंटेंट एंड ट्रेजरर इज वेरी नाइस। तो यहां अकाउंटेंट और ट्रेजरर ये एक ही आदमी है। अगर मुझे ये दिखाना होता कि ये दो आदमी है तो मैं यहाँ पे ये भी रूल यूज कर सकता था, द अकाउंटेंट एंड द ट्रेजरर। मैं दोनों के साथ आर्टिकल का यूज करता। तो ये द अकाउंटेंट एंड ट्रेजरर इज वेरी नाइस, ये दिखाता है मुझे कि अकाउंटेंट और ट्रेजरर जो है वो एक ही आदमी है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इसीलिए मैंने इज का यूज यहाँ पे किया है। लेट्स टेक अ लुक एट रूल नंबर 4। इफ वन ऑफ द वर्ड्स each, every, or, no comes before the subject, the verb is singular. अगर सब्जेक्ट से पहले each आता है, every आता है, or आता है या no आता है तो मेरा verb जो है वो singular होगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, no smoking or drinking is allowed, यहाँ मैं singular verb का यूज कर रहा हूँ। every man and woman is required to check in, यहाँ पे भी मैं सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पहले सेंटेंस के साथ नो आ रहा है, बीच में और आ रहा है।
और दूसरे सेंटेंस के साथ पहले स्टार्टिंग में एवरी आ रहा है, तो मेरा रूल ये कहता है कि जब भी ये वर्ड्स सब्जेक्ट से पहले आए तो मैं वर्ब जो है सिंगुलर लगाऊंगा। नाउ रूल नंबर 5, इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर and are connected by the words or, nor, neither nor, either or not only but also, the verb is singular। अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में है जेसिका या क्रिश्चियन, ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है ये सिंगुलर है और कनेक्ट हुए हैं और के साथ, नॉर के साथ, नाइदर नॉर के साथ, आइदर और के साथ, नॉट ओनली के साथ या बट ऑल्सो के साथ, तो वर्ब जो है सिंगुलर होगा। यहाँ पे आइदर जेसिका और क्रिश्चियन आइदर यूज किया गया है और रूल मेरा ये कहता है कि मैं इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करूं, इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज। नाउ रूल नंबर 6, इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल and are connected by the words or, nor, neither nor, either or not only but also, the verb is plural। पहली एग्जाम्पल दिमाग में रखिए, इससे पहले स्लाइड वाली, वहाँ पे मैंने कहा दो सब्जेक्ट्स अगर सिंगुलर दोनों हैं तो इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं आइदर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वर्ब होगा सिंगुलर। यहाँ पे रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होंगे और इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए होंगे तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। अब देखिए, नॉट ओनली डॉग्स बट ऑल्सो कैट्स आर अवेलेबल एट द एनिमल शेल्टर, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया है आर, वो है एक प्लूरल वर्ब। अब रूल नंबर 7 में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। पहले हमने कहा दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे तो सिंगुलर वर्ब आया, दूसरे में दो प्लूरल सब्जेक्ट्स थे, इन्हीं वर्ड्स से ज्वाइन हुए थे और वहाँ पे हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल आया। यहाँ पे सिचुएशन है अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो हम कैसे डिसाइड करें कि सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि जो सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज होगा वही डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जैसे पहली एग्जाम्पल में देखिए, either the bears or the lion has escaped from the zoo। यहाँ lion जो है verb के close है और lion जो है वो singular subject है, इसीलिए verb जो है has आया है, singular verb। दूसरे एग्जाम्पल में, neither the lion nor the bears have escaped from the zoo। यहाँ पे verb have के close में कौन सा subject है? bears, एक plural subject है, इसीलिए verb भी plural आया है। Now look at rule number 8. When gerunds are used as the subject of a sentence, they take the singular form of the verb. However, when they are linked by and, they take the plural form. यहाँ पे देखिए gerunds, gerunds वो verb forms होते हैं जो as a noun use होते हैं। जैसे इन examples में देखिए, तो रूल मेरा ये कहता है when gerunds are used as the subject of the sentence, जब gerund एक subject बन जाए एक sentence का, they take the singular form of the verb, उनके साथ हमेशा जो है singular form of verb लगता है। जैसे पहले एग्जाम्पल में आप देखिए, smoking is, smoking यहाँ subject है, singular subject है और is जो है singular verb है, तो जब gerund subject के तौर पे यूज होगा वो हमेशा singular verb जो है उसके साथ एग्री करेगा। मगर एक्सेप्शन ये है कि अगर however when they are linked by and they take the plural form, अगर and के साथ जुड़े हुए हैं gerunds तो वो वहाँ पे आप plural verb का यूज करेंगे। जैसे swimming in the ocean and playing drums are my hobbies, यहाँ पे swimming और playing दो gerunds है और यहाँ पे एंड के साथ वो जुड़े हुए हैं, इसीलिए मेरा वर्ब फॉर्म जो है वो प्लूरल है, आर। अब देखिए रूल नंबर 9, ए कलेक्टिव नाउन सच एज टीम और स्टाफ
can be either singular or plural depending upon the rest of the sentence. Typically, they take the singular form as the collective noun is treated as a cohesive single unit. जब एक collective noun उसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा. अगर एक कलेक्टिव नाउन हमें ये दिखाता है, यूनिटी दिखाता है, एक सिंगल यूनिट की तरह हमें सेंटेंस से पता चलता है कि ये है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. अगर ये लगेगा कि ये कलेक्टिव नाउन जो है वो डिवाइडेड है, वो एक यूनाइटेड मीनिंग जो है नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा. जैसे आप देखिए एग्जाम्पल्स में, द जूरी इज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन. यहाँ पे जूरी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है. इज इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट मुझे ये दिखा रहा है कि जूरी जो है वो यूनाइटेड है, वो डिवाइडेड नहीं है. द जूरी इज यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन. तो जब कलेक्टिव नाउन एज अ होल, एज अ सिंगल यूनिट में ले रहा हूँ, तो मैं उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करूँगा. अब इसी एग्जाम्पल को दूसरे पैटर्न से अगर हम देखें, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. यहाँ पे जूरी जो है कलेक्टिव नाउन है, मगर उनका जो ओपिनियन है वो डिफर कर रहा है, इसीलिए क्योंकि वो एक यूनाइटेड तरीके से आगे नहीं आ रहे हैं, एक यूनाइटेड डिसीजन उनका नहीं है, इसीलिए मेरा वर्ब जो है वो प्लूरल है. द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. पहले सेंटेंस में यूनिटी दिखा रहा है कलेक्टिव नाउन, इसीलिए सिंगुलर वर्ब. दूसरे सेंटेंस में एक डिवीजन दिखा रहा है, इसीलिए वर्ब जो है वो प्लूरल होगा. Now rule number 10, the most important one. Remember, only the subject affects the verb. Nothing else matters. सिर्फ सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है. सब्जेक्ट क्या दिखा रहा है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलैरिटी दिखा रहा है तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा. अगर प्लूरैलिटी दिखाता है तो आपका वर्ब जो है वो प्लूरल होगा. Now let's take a look at this example. Jacob, who owns 16 houses, is on his way to becoming a billionaire. यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो जेकब है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तभी सिंगुलर वर्ब भी है इज. यहाँ कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहेगा कि वो आइडेंटिफाई करेंगे शायद हाउसेस जो है वो सब्जेक्ट है और उसी के हिसाब से वो अपना वर्ब लगा देंगे. तो मगर आइडेंटिफाई हमेशा सब्जेक्ट करना है, बाकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब. Thank you for watching this video. Subscribe and share this channel. Until next time, it's goodbye from me.